हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे सारे सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ा दिया था। तो आज से हम लोग सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, केंद्रक या फिर न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है ना। तो इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ी से आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रिवाइज करा दूंगा और आप सभी लोग अपनी नोट में भी इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है इसकी डिस्कवरी के बारे में। तो आप सबने पहले से भी सुन रखा होगा कि जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक को क्या किया था, खोजा था। कहाँ पर खोजा था उन्होंने, तो उन्होंने जो ऑर्किड होता है ना, ऑर्किड क्या है, एक प्लांट होता है जिसको ऑर्चिड भी कहते हैं। तो उसकी जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों की जो सेल्स होती हैं उसमें उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने कहाँ पर डिस्कवर किया था, ऑर्चिड की रूट्स की जो सेल्स होती हैं वहां पर उन्होंने जो है सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा था, उन सेल्स में उन्होंने न्यूक्लियस को देखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैरियोलॉजी क्या होता है। कैरियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। जब हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी कहते हैं। कैरियोलॉजी मीन्स होता है केंद्रक विज्ञान। तो केंद्रक विज्ञान या केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको तुरंत एक बार में याद हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है एक बात बोली थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि हर एक नए केंद्रक की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित केंद्रक से होती है। यानी जो हर एक नया न्यूक्लियस होता है वो प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से ही क्या होता है, बनता है। जैसा आपने पता है ना कि रूडोल्फ विर्चो ने बोला था ओमनिस सेलुला ए सेलुला, यानी हर एक जो सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होती है, बनती है। और आपको मैंने इससे पहले भी पढ़ाया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो कि प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से बनते हैं। इसी तरह से यहाँ पर न्यूक्लियस भी जो है प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से बनता है, यानी जो पहले से मौजूद है उसी से नया केंद्रक बनता है। जैसे हम सबका जो है जन्म हमारे माता पिता से होता है, सेम वैसे ही एक पहले से उपस्थित केंद्रक से नए केंद्रक की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए ये वाला हैमरलिंग वाला। तो हैमरलिंग क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। हैमरलिंग एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने जो है एक स्टडी की थी किस पर, एसिटाबुलेरिया पर। एसिटाबुलेरिया एक शैवाल होती है, एल्गी होती है। ठीक है ना। तो हैमरलिंग नाम के साइंटिस्ट ने एसिटाबुलेरिया नाम की शैवाल पर एक अध्ययन किया था और रिसर्च की थी। और रिसर्च के बाद उन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस होता है ना, यानी केंद्रक जो होता है वो सेल का कंट्रोलर होता है। यानी केंद्रक जो होता है वो कोशिका का क्या होता है, नियंत्रक होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसने इस रिसर्च को किया था, हैमरलिंग ने किया था। किस पर किया था, एसिटाबुलेरिया पे किया था। और रिसर्च करने के बाद क्या कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष ये निकाला कि जो कोशिका का केंद्रक होता है वो उस कोशिका का क्या होता है, नियंत्रक होता है। याद हो गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और साइज देखते हैं। तो बेटा न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, 5 to 30 माइक्रॉन, 5 से लेकर 30 माइक्रॉन होती है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत जरूरी पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती हैं, ठीक है ना, जो उपापचयी रूप से बहुत सक्रिय कोशिकाएं होती हैं, जिन कोशिकाओं में बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं, बहुत सारे काम होते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स बनती रहती हैं और तमाम चीज़ें होती हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स एक्टिव रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाएं। ठीक है ना। तो उपापचयी रूप से यानी मेटाबॉलिकली जो एक्टिव सेल्स होती है ना बेटा, उसमें जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। यानी वहाँ पर केंद्रक जो होता है वो बड़े आकार का पाया जाता है। ऐसी कोशिकाएं जो बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं उनमें बड़े आकार का केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक का आकार बड़ा होता है। और जो कोशिकाएं निष्क्रिय होती हैं या न्यूट्रल होती हैं, उदासीन होती हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेटाबॉलिकली न्यूट्रल सेल, यानी उपापचयी रूप से जो कोशिकाएं निष्क्रिय या उदासीन होती है, जिनके अंदर विभिन्न प्रकार की उपापचयी प्रक्रियाएं ज़्यादा नहीं होती, ऐसी जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर केंद्रक का जो आकार होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो स्मॉल साइज न्यूक्लियस पाए जाते हैं मेटाबॉलिकली न्यूट्रल सेल्स में और लार्ज साइज न्यूक्लियस पाए जाते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में। ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और शेप देखते हैं। तो बेटा आमतौर पे जो केंद्रक होता है उसका शेप हम लोग जब सेल के अंदर देखते हैं तो वो गोल होता है। ठीक है ना। तो जनरली वो कैसा होता है, गोल होता है। तो शेप अगर न्यूक्लियस का देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवल यानी अंडाकार होता है, ओ आर आर स्फेरिकल यानी कि वो कैसा होता है, गोलाकार होता है, ओ आर आर डिस्क शेप यानी कि वो चपटा तस्तरी नुमा होता है। ठीक है। तो केंद्रक का आकार यहाँ पर 3 प्रकार का बताया गया है। एक बताया गया है गोलाकार, एक बताया गया अंडाकार। तो पहला तो अंडाकार है ओवल, दूसरा स्फेरिकल यानी गोलाकार है और तीसरा कैसा है, चपटा है, डिस्क नुमा है यानी चपटा तस्तरी नुमा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे नंबर के बारे में बताया गया कि केंद्रक कितने पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। तो बेटा जनरली क्या होता है, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, प्रत्येक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक होता है। प्रायः एक प्रारूपिक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, आप सबने ऐसा बुक में भी देखा होगा। लेकिन ऐसा तो कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, जो सेल्स होती है ना उनके अंदर न्यूक्लियस कितना पाया जा रहा है, इस आधार पे हम सेल्स को कह सकते हैं कि वो मोनोन्यूक्लिएट हैं या फिर वो बाई न्यूक्लिएट हैं या फिर वो मल्टी न्यूक्लिएट हैं। तो यहाँ पर सेल्स मोनोन्यूक्लिएट भी हो सकती हैं, बाई न्यूक्लिएट भी हो सकती हैं और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकती हैं। तो मोनो मोनो मीन्स होता है सिंगल,
ठीक है ना। और न्यूक्लियोइड मीन्स होता है क्या, केंद्रक। तो मोनोन्यूक्लिएट मतलब एक केंद्रक वाली कोशिका। तो ऐसी कोशिका जिसके अंदर केवल वन न्यूक्लियस पाया जाता है, वन एन का मतलब एक न्यूक्लियस जो पाया जाता है अगर एक सेल में, प्रति कोशिका एक केंद्रक केवल पाया जाता है। जैसे कि ये तो बहुत कॉमन है, ज्यादातर सेल्स में ऐसे ही होता है, पर सेल में एक ही केंद्रक होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन यहाँ पे जो लिखी हुई वो है बाई न्यूक्लिएट। बाई न्यूक्लिएट कंडीशन क्या है कि इसमें क्या है कि एक सेल में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बाई मीन्स दो होता है, ठीक है, और न्यूक्लिएट मीन्स न्यूक्लियस होता है। तो जब प्रति कोशिका दो केंद्रक पाए जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाई न्यूक्लिएट दशा कहते हैं। और ऐसा कहाँ पे होता है, पैरामीशियम में होता है। आपने पैरामीशियम पढ़ रखा होगा कभी अगर, तो आपको पता होगा कि पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं। जनरली पैरामीशियम काउलेटम स्पीशीज में दो केंद्रक होते हैं। एक बड़ा साइज का केंद्रक होता है जिसको हम मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और एक छोटे साइज का केंद्रक होता है जिसको हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस तरह से पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस प्रति कोशिका पाए जाते हैं। तो इस तरह से पैरामीशियम जो सेल है वो बाई न्यूक्लिएट कंडीशन को दर्शाती है, ठीक है ना। तीसरी जो कंडीशन हो सकती है उसको हम बोलते हैं क्या, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। अच्छा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मतलब, मल्टी मतलब होता है अनेक, और न्यूक्लिएट मतलब होता है केंद्रक। यानी यहाँ पर अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। तो देखिए आगे लिखा हुआ है, मेनी न्यूक्लियस पर सेल, प्रति कोशिका अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। अब जो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है ना, इसमें वापस से दो प्रकार हो सकते हैं, एक सिनोसिटिक दशा हो सकती है और एक सिनसाइशियम दशा हो सकती है। क्या, सिनोसिटिक और दूसरी सिनसाइशियम दशा। तो सिनोसिटिक दशा क्या होती है, सिनोसिटिक दशा मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक सेल के अंदर आपको बहुत सारे जो केंद्रक दिखाई देते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आप पढ़ रहे हैं ना, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में पहले ये सिनोसिटिक कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट को फिर से दो टाइप में बांटा गया, एक सिनोसिटिक और एक सिनसाइशियम। सिनोसिटिक में क्या होता है, एक सेल के अंदर बहुत सारे जो केंद्रक पाए जाते हैं वो केंद्रक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनते हैं। मुक्त रूप से कोशिका के अंदर केंद्रक का विभाजन होता रहता है, एक से दो केंद्रक, फिर उन दोनों से दो दो केंद्रक, इस प्रकार चार हो गए, फिर उन चारों से दो दो केंद्रक, इस प्रकार आठ हो गए। तो ऐसे चलकर आप देखते हो कि एक सेल के अंदर आपको बहुत सारे केंद्रक दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केंद्रक का जो निर्माण हो रहा है वो कैसे हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से हो रहा है, यानी मुक्त रूप से केवल केंद्रक का विभाजन हो रहा है। केंद्रक के विभाजन से जो है कोशिका के अंदर आपको खूब सारे केंद्रक दिखाई देने लगते हैं। तो इसको आप सिनोसिटिक दशा कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट के अंतर्गत कौन सी दशा, सिनोसिटिक। दूसरी दशा जो होती है उसको बोलते हैं सिनसाइशियम दशा। सिनसाइशियम दशा में क्या होता है कि जो सेल्स होती है ना, कई सारी सेल्स होती हैं, तो वो कई सारी सेल्स आपस में जब फ्यूज हो जाएंगी तो एक सेल बनेगी। तो जब वो अलग अलग सेल्स थी, ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये एक सेल हो गई, ठीक है ना, और एक और ये सेल हो गई, ठीक है, एक और एक सेल हो गई, ठीक है, एक और सेल हो गई। तो ये सारी सेल्स हैं। अब ये सारी सेल, ये चारों सेल्स अगर आपस में फ्यूज होकर एक सेल बना लें, ये चारों सेल्स आपस में फ्यूज होकर एक सेल बना लें, तो इनके अंदर चार न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे। तो जब एक ऐसी सेल बने जिसके अंदर आपको ढेर सारे न्यूक्लियस दिखाई दे, और उन न्यूक्लियस वो वहाँ कैसे आए हैं, बाई द फ्यूजन ऑफ सेल, ठीक है ना। तो सिनसाइशियम दशा यही होती है। सिनसाइशियम दशा में कई सारी सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं, कई सारी सेल आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के बाद जो एक कॉमन सेल बनती है, उस कॉमन सेल के अंदर आपको विभिन्न केंद्रक, आपको कई सारे केंद्रक दिखाई देते हैं। तो ये तो मैंने आपको नंबर के बारे में समझा दिया कि मोनोन्यूक्लियर दशा में वन न्यूक्लियस पर सेल होता है, बाई न्यूक्लियर में टू न्यूक्लियस पर सेल होता है, और मल्टी न्यूक्लियर दशा में क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं प्रति कोशिका। जिसमें कि सिनोसिटिक दशा में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से सेल्स के अंदर न्यूक्लियस का निर्माण होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं। और सिनसाइशियम दशा में क्या होता है, विभिन्न सेल्स के आपस में फ्यूज हो जाने से एक जो कॉमन सेल बनती है उनके अंदर आपको बहुत सारे केंद्रक दिखाई देते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये तो मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियस के बारे में, उसके इंट्रोडक्टरी नॉलेज के बारे में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि जनरली सेल्स कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी आपकी होती है यूकैरियोटिक सेल, होती है ना। अब प्रोकैरियोटिक सेल जनरली क्या होती है, वो सेल्स होती है जिनमें केंद्रक प्रारंभिक होता है, इनसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। इनसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ जी, इनसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब हो गया कि उसके अंदर जो है आपका जो केंद्रक है वो विकसित नहीं है, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, और न ही केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, और न ही केंद्रक के अंदर मौजूद डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होती है। मैंने आपको ये सारी चीजें पहले लेक्चर में बता दिया था, ठीक है ना, और आगे भी मैं आपको जब क्रोमोसोम पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। तो फिलहाल प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसके अंदर क्या होता है, इनसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी प्रारंभिक केंद्रक होता है। तो ऐसे केंद्रक को और आप क्या बोलोगे, ऐसे केंद्रक को आप बोलोगे न्यूक्लियोइड। क्या बोलोगे बेटा, न्यूक्लियोइड बोलोगे। तो ऐसे केंद्रक को हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, याद रखेंगे ना। तो इनसिपिएंट न्यूक्लियस को आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियोइड बोलते हो, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है, बैक्टीरिया, ठीक है ना। और यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस मीन्स कि वास्तविक केंद्रक होता है। वास्तविक केंद्र विकसित केंद्र को कहते हैं, और वास्तविक केंद्र के चारों तरफ केंद्रक कला भी पाई जाती है, अंदर केंद्रिका भी होती है, और अंदर जो मौजूद गुणसूत्र है, जो डीएनए होता है,
उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो बेटा जब हम केंद्र की संरचना का अध्ययन करेंगे तो जो केंद्र की संरचना होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मूल रूप से 4 भाग केंद्र के आपको पढ़ने होते हैं। केंद्र के अंदर कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म। और तीसरा पार्ट जो आप देख रहे हो वो लिखा हुआ है न्यूक्लियोलस। और चौथा पार्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो लिखा हुआ है क्रोमेटिन थ्रेड्स, ठीक है ना। तो ये 4 मुख्य भाग होते हैं किसी एक केंद्र के। तो कोशिका के केंद्र के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको आप केंद्रक कला भी बोलते हो, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको केंद्रक द्रव्य भी बोलते हो हिंदी में, और न्यूक्लियोलस जिसको केंद्रिका कहा जाता है, और क्रोमेटिन थ्रेड यानी कि क्रोमेटिन धागे। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर में मैंने वो सारे भाग आपको दिखाए, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखोगे तो आपको बीच में केंद्रक दिख रहा है, ये पूरी सेल है, और सेल का ये जो मैंने पर्पल कलर से डार्क किया एरिया वो उसका साइटोप्लाज्म है, कोशिका का कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। अंदर जो आपको दिख रहा है येलो कलर का एरिया वो न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस में सबसे चारों तरफ क्या है? मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन पाई जाती है। अच्छा, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना इसमें भी 2 आवरण है, एक तो आपका आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और एक आपका इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दिख रहा है आप सभी को? एक तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और एक क्या है? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। और इन दोनों यानी आउटर और इनर दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्थान है ना बेटा उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अभी मैं एक एक करके इन सबको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस उसको कहते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन होती है, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो बाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। 2 आवरणों से घिरी होती है, केंद्रक कला 2 आवरणों की बनी होती है, और उन दोनों आवरण यानी आउटर और इनर दोनों के बीच का जो खाली स्थान है उसको आप क्या बोल रहे हो? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कह रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, ये जो केंद्रक कला है ना ये पूरी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में गैप है, देखो गैप है, उस जगह को क्या बोल रहे हो? न्यूक्लियर पोर बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? न्यूक्लियर पोर, ठीक है ना। तो आपको बीच बीच में गैप भी दिख रहा है तो उसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? न्यूक्लियर पोर लिखा हुआ है, केंद्रक छिद्र लिखा हुआ है। अभी मैं आपको इसको जिसके आपको मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो न्यूक्लियर पोर भी आपको दिख रहा है। अंदर जो आपको रेड कलर के दिख रहे हैं ना वो क्या है? वो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं। क्रोमेटिन थ्रेड्स का मतलब कि वो क्या है? वो है क्रोमेटिन धागे जो आगे चलकर गुणसूत्र के रूप में स्पष्ट हो जाते हैं और गुणसूत्र के रूप में वो दिखाई देते हैं हमें आगे चलकर कोशिका विभाजन के समय। तो क्रोमेटिन थ्रेड्स ही वास्तव में क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, उन्हीं के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अंदर आपको एक डार्क कलर का जो सिंगल राउंडेड स्ट्रक्चर केंद्र के अंदर दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रिका। अच्छा, ठीक है ना। और अंदर जो येलो कलर का आपको फ्लूइड भरा हुआ है उसको आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हो। क्या बोलते हो? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। अच्छा, केंद्रक का जो आवरण है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पर बहुत सारे राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, याद रखेंगे ना। आउटर मेम्ब्रेन पे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स। इनर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स नहीं होते। अब हम लोग चलिए इसी को एक एक करके पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा। तो चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहला जो पार्ट आपका केंद्रक का था वो क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक और नाम क्या हो जाएगा? कैरियोथीका। कैरियोथीका, ठीक है ना। तो केंद्रक कला को हम और क्या बोलते हैं? कैरियोथीका भी कहते हैं, याद रहेगा ना। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी जो केंद्रक कला होती है, केंद्रक का जो आवरण होता है वो पुनः उसके कितने भाग होते हैं? कितनी लेयर उसमें होती है? 2 2 मेम्ब्रेन का वो बना हुआ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन होता है, फिर इनर मेम्ब्रेन होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसकी मैंने यहाँ पर मोटाई लिखी हुई है, कितनी लिखी है मैंने? वो मैंने लिखी हुई है 75 एंगस्ट्रॉम। कितनी बेटा? 75, याद रहेगा। और इनर मेम्ब्रेन की जो मोटाई मैंने लिखी है वो भी कितनी है? 75। तो एक तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया और एक आपका क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यू रहती है। आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या रहती है? कॉन्टिन्यू रहती है। अभी मैंने जो आपको फिगर दिखाया था उस फिगर में मैंने आपको दिखाया था कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूस। फिगर में देखिए आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है ना, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या है? जुड़ी हुई है कि नहीं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल की सेल मेम्ब्रेन तक फैली रहती है, ठीक है ना, पूरी सेल में, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो निश्चित रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहती है। और आउटर मेम्ब्रेन पे आपको क्या दिखाई देते हैं? राइबोसोम्स भी दिखाई देते हैं, या दिख रहे हैं आपको फिगर में ना। तो आउटर मेम्ब्रेन पे आपको राइबोसोम्स भी दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और मोटाई कितनी है? 75 एंगस्ट्रॉम। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी भी मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए वो कैसी होती है? स्मूथ होती है,
याद हो गया। अच्छा, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, यही है ना। और पेरी न्यूक्लियर स्पेस की जो मोटाई है वो कितनी है? 15 नैनोमीटर। कितना? 15 नैनोमीटर। याद हो गया आप लोगों को। पेरी न्यूक्लियर स्पेस मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्थान है उसको क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती। कॉन्टिन्यूस नहीं होने का मतलब क्या कि बीच बीच में क्या होता है, वो बीच बीच में क्या हो जाता है? गैपिंग हो जाती है। ठीक है ना। जैसे मैंने ऐसे बोला कि ये देखो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये देखिए कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच बीच में क्या है? गैप है, गैप है ना। और ये जो गैप है ना इसको आप पोर बोलते हो। क्या बोलते हो? पोर। ये छिद्र है ताकि अंदर जो पदार्थ हैं वो बाहर जा सके और बाहर से पदार्थ जो है वो अंदर आ सके। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पदार्थ हैं, केंद्रक के अंदर जो भी मटेरियल है और केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य में जो पदार्थ है, तो उन पदार्थों का आपस में आदान प्रदान जो होता है ना वो इस गैप के थ्रू होता है, स्पोर के थ्रू होता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो अविरत नहीं होती, कॉन्टिन्यूस नहीं होती, बल्कि उसमें स्थान स्थान पर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे बेटा? न्यूक्लियर पोर। ठीक है ना। और ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर, इनका व्यास कितना है, इनकी इनकी गुड़ाई कितनी है? तो ये है 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर। याद रहेगा कि न्यूक्लियर पोर जो होते हैं, केंद्रक छिद्र, जो केंद्रक आवरण में केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं, उन केंद्रक छिद्रों का व्यास होता है 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक। याद हो गया। अब ये जो केंद्रक छिद्र होते हैं ना, इनसे होकर 20 नैनोमीटर से 25 नैनोमीटर व्यास के जो राइबोसोम्स होते हैं वो पार हो सकते हैं। यानी कि जैसा मैंने अगर फिगर में दिखाऊं तो यहाँ पर अंदर जो राइबोसोम्स है ना, ये 20 से 25 नैनोमीटर साइज के जो राइबोसोम्स है वो इस केंद्रक छिद्र से निकलकर बाहर आ सकते हैं, पास हो सकते हैं, पार हो सकते हैं। कहाँ आ जाएंगे? कोशिका के कोशिका द्रव्य में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य है और वहां से वो केंद्रक छिद्र के रास्ते कहाँ आ जाएंगे? बाहर कोशिका द्रव्य में आ जाएंगे। इंग्लिश में बोलो तो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। सही है ना बेटा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर पोर से होकर 20 नैनोमीटर से 25 नैनोमीटर व्यास के जो राइबोसोम्स होते हैं वो पार हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत जरूरी पॉइंट लिखा है कि जो न्यूक्लियर पोर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? एक तरह की प्रोटीन के बने प्लग पाए जाते हैं। यानी ये जो पोर है ना, इस पर एक ढक्कन जैसी संरचना होती है और उस ढक्कन जैसी संरचना वो वास्तव में न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन की बनी हुई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है आपके लिए बेटा कि जो न्यूक्लियर पोर है, ठीक है ना, उस न्यूक्लियर पोर में क्या होते हैं? उस न्यूक्लियर पोर में के पास में क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन के बने, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन के बने क्या होते हैं बेटा? कुछ जो है ढक्कन जैसे आवरण, ढक्कन जैसी संरचनाएं होती हैं, कैप लाइक या प्लग लाइक संरचनाएं होती हैं। और उन प्लग लाइक स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हो? एनुलस कहते हो या फिर उनको ब्लेब कहते हो। क्या बोलते हो? ब्लेब। ठीक है ना। तो देखिए एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि न्यूक्लियर पोर को कंट्रोल करने के लिए, न्यूक्लियर पोर को, केंद्रक छिद्र को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन का बना एक प्लग होता है और उस प्लग को हम क्या बोलते हैं? एन्यूलस कहते हैं या फिर ब्लेब कहते हैं। ये पाया जाता है। ठीक है ना बेटा। तो ये जो प्लग है ये कुछ ढक्कन जैसा काम करता है और ये न्यूक्लियर पोर के पास में, न्यूक्लियर पोर पर होता है और ये कंट्रोल करता है क्या? तो जो मटेरियल्स जो अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर आ रहे हैं, यानी कि केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में या फिर कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में जो भी पदार्थों का आदान प्रदान होता है, उस एक्सचेंज को, उस आदान प्रदान की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है कौन? ये जो प्लग रूपी या ढक्कन रूपी संरचना जो कि प्रोटीन की बनी हुई है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन की बनी हुई है, एनुलस कहते हैं या फिर ब्लेब कहते हैं जिसको, ये पाई जाती है कहाँ पर? न्यूक्लियर पोर पे पाई जाती है। तो कुल मिला के बात की जाए अगर, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोर कॉम्प्लेक्स बराबर न्यूक्लियर पोर प्लस एन्यूलस। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि एन्यूलस और पोर, पोर तो है ही सुराख, छिद्र, और उस छिद्र पर जो प्लग रूपी संरचना है जिसको हम एन्यूलस या ब्लेब कहते हैं, तो पोर और प्लस एन्यूलस इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? पोर कॉम्प्लेक्स। क्या बोल सकते हैं? पोर कॉम्प्लेक्स या न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो याद रहेगा आपको कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या पोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? न्यूक्लियोपोर प्लस एनुलस। एनुलस क्या है? उसी पोर के ऊपर जो प्लग है, जो ढक्कन है, ठीक है ना, जो कंट्रोल करता है मटेरियल्स के एक्सचेंज की प्रक्रिया को, उसको हम लोग बोलते हैं एनुलस या फिर ब्लेब, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आगे कुछ और बातें। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू जो है क्या होता है? जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज होता है वो होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि जो पोर कॉम्प्लेक्स होता है, पोर कॉम्प्लेक्स अभी मैंने आपको पढ़ाया, पोर कॉम्प्लेक्स क्या करता है? मुक्त न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। मीन्स
कि पोर कॉम्प्लेक्स इसलिए है वहाँ पे पोर, और वहाँ पे जो एनुलस नाम का स्ट्रक्चर है, प्लग रूपी स्ट्रक्चर है, वो इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो पदार्थ हैं और जो न्यूक्लियस के बाहर जो कोशिका द्रव्य में जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों का आदान प्रदान, ठीक है ना, उन पदार्थों का आदान प्रदान जो होता है, उस आदान प्रदान की प्रक्रिया को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो पोर कॉम्प्लेक्स का होता है। याद रहेगा ना, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है ना, इसको आपको मिस नहीं करना है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से आप इसको याद रखेंगे। चलिए, इस तरह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, वो सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है, किसको, न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को। ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए ये कोशिका है और ये केंद्रक है, ठीक है ना, तो केंद्रक का ये जो केंद्रक कला मैंने जो बनाई आपकी, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को क्या कर रही है, अलग कर रही है, दोनों को क्या कर रही है, अलग अलग डिफरेंशिएट कर रही है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वास्तव में क्या कर रही है, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को क्या कर रही है, अलग कर रही है। सही है कि नहीं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों आपस में मिले रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक विकसित कोशिका की बात की जाए तो वहाँ पर क्योंकि केंद्रक के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वास्तव में क्या कर रही है, केंद्रक द्रव्य यानी केंद्रक के अंदर का जो प्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो केंद्रक के बाहर का यानी कोशिका द्रव्य जहाँ पर सेल ऑर्गेनल सारे पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे नोट में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ठीक नीचे न्यूक्लियर लैमिना नामक फिलामेंटस प्रोटीन नेटवर्क पाया जाता है, जिससे क्रोमोसोम्स चिपके रहते हैं, और यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वृद्धि में भी सहायक होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है बेटा, क्या लिखा हुआ है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, तो मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ क्या है, एक तरह का फिलामेंटस प्रोटीन यानी एक तरह की धागे रूपी, तंतु रूपी, पतले पतले धागे के रूप में प्रोटीन का एक नेटवर्क है। वो धागे प्रोटीन के बने हुए हैं, तो उनका एक जाल है, उनका एक नेटवर्क पाया जाता है कहाँ पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे। और उस नेटवर्क को, उस उन प्रोटीन रूपी धागों के बने जाल को हम बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। तो आपको दिख रहा होगा ना न्यूक्लियर लैमिना। तो ये जो न्यूक्लियर लैमिना है ना, ये न्यूक्लियर लैमिना जो होती है, इससे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स चिपके रहते हैं। केंद्रक के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है, क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन आगे चलकर क्रोमोसोम्स के रूप में दिखाई देते हैं। तो वो क्रोमोसोम्स इसी न्यूक्लियर लैमिना से क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। और ये न्यूक्लियर लैमिना जो है, ये इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वृद्धि यानी इसका धीरे धीरे इसके आकार को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है ना, तो इसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, सहायक होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ग्रोथ के लिए यानी केंद्रक कला की वृद्धि के लिए सहायता करती है कौन, न्यूक्लियर लैमिना। और न्यूक्लियर लैमिना क्या है, न्यूक्लियर लैमिना एक तरह का क्या है, धागों का बना जाल है, ठीक है ना, धागों का बना क्या है, जाल है। और ये जो धागे हैं ये वास्तव में किसके बने हैं, प्रोटीन के बने हैं। कौन सी प्रोटीन, फिलामेंटस प्रोटीन के बने हुए हैं ना। फिलामेंटस मतलब तंतु रूपी पतली पतली फिलामेंटस प्रोटीन्स के बने, तंतुमय प्रोटीन्स के बने ये धागे हैं, ठीक है ना। और इनका बना क्या है, जाल है। तो तंतुमय प्रोटीन्स का एक जाल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर लैमिना। ये जाल कहाँ होता है, केंद्रक कला के नीचे होता है, ठीक है ना। और इससे क्रोमोसोम्स चिपके रहते हैं। और ये साथ साथ ये जो जाल है न्यूक्लियर लैमिना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वृद्धि में भी हेल्प करता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारी बातें। तो ये तो मैंने आपको पहला पार्ट बताया, क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना बेटा। अब दूसरा जो केंद्रक का जो दूसरा प्रमुख भाग है, वो आपका हो जाता है क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। जल्दी से मैं आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बता देता हूँ बेटा। अंदर केंद्रक के जो तरल आधारभूत केंद्रक का जो मैट्रिक्स वाला भाग है, यानी एक जो केंद्रक होता है, मान लीजिए ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, ठीक है ना। तो इस केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, इस केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है ना, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हो, केंद्रक द्रव्य कहते हो, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, केंद्रक द्रव्य कहते हो। अच्छा, ये जो केंद्रक द्रव्य होता है, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, इसको आप इंग्लिश में बोलते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलोगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अंदर जो भरा हुआ केंद्रक द्रव्य है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हो, ठीक है ना। अच्छा, ये कैसा होता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा होता है, ग्रेनुलर होता है। ग्रेनुलर मतलब दानेदार होता है, कणिकामय होता है और पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। याद रहेगी ये चीज कि केंद्रक द्रव्य जो होता है, जो केंद्रक के अंदर द्रव्य है, पदार्थ, ठीक है ना, वो दानेदार और पारदर्शी है। और उस केंद्रक द्रव्य में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो वसा पाई जाती है, लिपिड यानी वसा पाई जाती है, मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं यानी कि खनिज पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं बेटा, वो पाई जाती है हिस्टोन और
नॉन हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी? हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे पाई जाती है। याद रहेगा आपको क्या क्या पाई जा रही है यहाँ पर? लिपिड पाया जा रहा है, मिनरल पाया जा रहा है, और साथ साथ यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? प्रोटीन्स पाई जा रही हैं। कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जा रही हैं? हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों प्रकार की प्रोटीन यहाँ पर पाई जा रही है, ठीक है ना। और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए आरएनए भी इसी केंद्रक द्रव्य में होता है। और डीएनए पॉलीमरेज तथा आरएनए पॉलीमरेज यह दोनों क्या है? एंजाइम्स हैं। इनके बारे में आगे हम लोग अध्याय में आगे हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के निर्माण के लिए होता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से आरएनए का निर्माण होता है। तो ये एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं डीएनए और आरएनए के संश्लेषण के लिए, उनके निर्माण के लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों एंजाइम भी इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। साथ साथ जो केंद्रिका होती है वह केंद्रिका भी इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है। ऐसे केंद्रिका भी कहाँ होती है? इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है। और जो क्रोमेटिन धागे होते हैं यानी जो जिनको हम गुणसूत्र कह सकते हैं, जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वो क्रोमेटिन धागे भी इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। तो केंद्रक के अंदर सारा कुछ जो मटेरियल है वो सब इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में ही तो पाया जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि न्यूक्लियोप्लाज्म भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और आप सबने इसको नोट भी कर लिया होगा अपनी कॉपी पे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तीसरा पार्ट केंद्रक का पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो स्टूडेंट्स बात की जाए अगर न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो कहाँ पे होता है? केंद्रिका। केंद्रिका वास्तव में कहाँ पे होती है? क्रोमोसोम पर न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन पे पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन पे पाई जाती है। कौन सी चीज? केंद्रिका। याद रहेगा केंद्रिका कहाँ पर होती है? क्रोमोसोम्स पर होती है, गुणसूत्रों पर होती है। कहाँ पर? न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन पे होती है, ठीक है ना। और केंद्रिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में केंद्रिका नहीं होती। केंद्रिका की खोज किसने की थी? तो केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना नाम के वैज्ञानिक ने। किसने की थी? फोंटाना नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और इसका नाम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका किसने रखा था? तो बोमेन ने इसका नाम क्या रखा था? केंद्रिका रखा था, या फिर इसका नाम रखा था न्यूक्लियोलस। याद रहेगी इतनी चीज। तो केंद्रिका कहाँ पर है? केंद्रिका क्रोमोसोम पर या गुणसूत्र पर न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन पर पाई जाती है, ठीक है ना। अभी मैं जब आपको क्रोमोसोम पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा ये स्थान कहाँ पे होता है। दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में केंद्रिका नहीं होती है। खोज इसकी मैंने यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है फोंटाना ने की थी। और इसका नाम किसने दिया था? बोमन ने इसका नाम दिया था। याद रहेगा। सामान्यतः क्या होता है? एक केंद्रक में एक ही केंद्रिका होती है। सामान्यतः एक केंद्रक में कितनी केंद्रिका होती है? एक ही केंद्रिका होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप क्या होता है, यानी कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एक केंद्रक के अंदर एक से ज्यादा केंद्रिका भी पाई जाती है, या एक केंद्रक के अंदर एक से ज्यादा केंद्रिका भी पाई जाती है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सामान्यतः एक केंद्रक में एक केंद्रिका होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप एक केंद्रक में एक से अधिक केंद्रिका भी पाई जा सकती है। पाई जा सकती है, हो सकती है या पाई जा सकती है। समझ में आ गई बात ना, कि जनरली एक न्यूक्लियस के अंदर एक ही केंद्रिका होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक केंद्रिका से ज्यादा यानी एक केंद्रिका से भी अधिक यानी एक से अधिक केंद्रिकाएं भी एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक के अंदर पाई जा सकती है। समझ में आ गई बात ना। तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियोलस का इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर में मैं आपको केंद्रिका की डिटेल बताऊंगा, यानी मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा न्यूक्लियोलस का डिटेल में, और उसके बाद फिर हम लोग गुणसूत्र के बारे में यानी क्रोमेटिन के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इंतजार करिए। तब तक के लिए आप सभी लोग इस सारे पूरी बात को अच्छे से रिवाइज करिए और जो भी डीपीपी दी जाती है आपको, आप उस डीपीपी को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है।